नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। हमारे कक्षा 10 का पाठ 5 लोकतंत्र चल रहा था और पिछले 2-3 वीडियो में हमने लोकतंत्र का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषाएं, लोकतंत्र के प्रकार देख चुके हैं। इसमें हम लोकतंत्र के दोष पढ़ेंगे। दोष इसलिए क्योंकि विश्व के कई देशों में लोकतंत्र है, लेकिन उन लोकतंत्र में हम जानते हैं कि कई शासन तंत्र होते हैं, उनमें अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं, तो कुछ गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, और वो दोष इसलिए निकाले जाते हैं ताकि हम उनमें और अच्छे से जो है वो सुधार ला सकें। तो इसमें हम मुख्यतः आपके सिलेबस में जो है मुख्य रूप से 10 दोष बताए गए हैं, जिसे आप अच्छे से समझें। ये केवल लोकतंत्र हमारे देश से ही संबंधित टॉपिक नहीं है, ये कई देशों से संबंधित टॉपिक है। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली की दोष। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा ब्रह्मपूर्ण। वीडियो में पूरे बने रहिएगा बच्चों और ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा ब्रह्मपूर्ण, इसमें ये आता है कि इसमें आप जानते हो वोट देने का अधिकार दिया जाता है। किस वर्ष में? 18 वर्ष से, है ना। तो 18 वर्ष से जब उन्हें मताधिकार, वयस्क मान लिया जाता है, वयस्क मताधिकार दिया जाता है, तो सभी व्यक्तियों को जो है उनको बुद्धि और विवेक पूर्ण माना जाता है ना। इसीलिए उन्हें वोट देने का अधिकार, यानी पूरी सरकार को चुनने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन आलोचकों ने ये कहा है कि ये अधिकार तो दे दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो भावनाओं से चलता है, बुद्धि का वो उपयोग कम करता है। तो लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र हो जाती है कभी। तो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी माना गया है, आलोचकों ने कहा है। आलोचक यानी जो दोष निकालते हैं उन्हें आलोचक कहते हैं। तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र है, क्योंकि वो व्यक्ति को जो है वो बुद्धि विवेकशील मानता है, बुद्धिमान मानता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं से संचालित होता है। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखते भी हैं कि हम वोट जब देने जाते हैं तो भावनाओं से ज़्यादा देते हैं, ना कि बुद्धि से, विवेक से, है ना। ऐसा होता है। तो ये एक दोष है। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं ये समझ लीजिए बच्चों। बुद्धिजीवी वर्ग यानी जो जिसमें बुद्धि है, यानी जो समझदार हैं, जो किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं वो वोट देने नहीं जाते। आप जानते हैं जब चुनाव आते हैं तो उसके दूसरे दिन ही आप अखबार उठाकर देख लीजिए, उसमें कभी भी 90%, 95%, 80%, 100% कभी भी आपको ये सुनने में नहीं मिलेगा। 60 और 65% ही जो है वो चुनाव में वोट देने आते हैं, यानी मताधिकार का उपयोग करते हैं। बाकी जो लोग होते हैं, उदासीनता इसे ही कहते हैं कि वो केवल ऐसे हम वोट देने नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो उदासीनता कहलाती है। तो उससे एक अच्छे नेतृत्व, अच्छे नेता को चुनने से वंचित रह जाते हैं। तो एक अच्छी सरकार में कई लोगों की भागीदारी नहीं होती, तो बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता उसमें हो जाती है। तो ये भी एक दोष हो जाता है। तीसरा है शैक्षणिक महत्व का दावा ब्रह्मपूर्ण। जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें नैतिक शिक्षा, है ना, कि नैतिक शिक्षा दी जाती है, इससे मिलती है, और शिक्षा मिलती है। बच्चों को भी पता चल जाता है कि वोट कैसे देते हैं, किसको देते हैं, जब वोट देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि शैक्षणिक जो महत्व है वो ब्रह्मपूर्ण है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। लोकतंत्र में तो केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, यानी एक दूसरे पर आरोप ही लगते हैं, और ये चीज़ हम देखते भी हैं। तो वो आरोप इसलिए लगाते हैं ताकि जनता को, विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने की उनकी कोशिश रहती है ना। तो ये चीज़ें भी ब्रह्मपूर्ण मानी गई हैं। चौथा है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समानता ब्रह्मपूर्ण। विशेषता में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक समानता और स्वतंत्रता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आलोचकों ने एक शब्द और जोड़ा है बच्चों, आर्थिक समानता नहीं दी जाती। जो गरीब लोग हैं, है ना, वो कभी चुनाव में आगे नहीं आते, वो कभी नेता नहीं बनते, है ना। जिनके पास पैसा होता है वो ही राजनीति में आते हैं, अपने पैसों के प्रभाव से ही वो हर वोट को खरीदते हैं और जीत भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ही आलोचक कहना चाहते हैं। आलोचकों की बात मैं बार बार ये शब्द क्यों ला रही हूँ, क्योंकि ये आलोचक यानी जो दोष देखते हैं वो दोष है भी सही, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि लोकतंत्र जो है वो अच्छा शासन नहीं। हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। तो ये केवल एक छोटी छोटी बुराइयां हैं जिनको हम अच्छा भी कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता समानता की बात आ रही है यहाँ पर। तो आर्थिक समान रूप से नहीं मिलता उनको, और अधिकार
सभी गरीब जो हैं वो कभी भी सरकार में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते। तो उससे क्या होता है कि जो धनिक वर्ग हैं उन्हीं के अनुसार ही जो है वो सरकार नीतियाँ और नियम और कानून बनाती है। तो ये एक बुराई हो गई। तो चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पांचवा लेते हैं हम, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। ये भी हम देखते हैं जब राजनीतिक, क्योंकि लोकतंत्र है, विभिन्न राजनीतिक दल आते हैं इसमें, है ना, चुनाव लड़ने के लिए। तो ये विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना प्रचार प्रसार, ये आप जानते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, कई चुनाव आप देख चुके होंगे। तो उन राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो अपना प्रचार प्रसार किस प्रकार करते हैं ये भी हम जानते हैं। तो उनका दुष्प्रभाव जो है वो क्या है, जनता जो है वो वर्गों में बंट जाती है, विभिन्न राजनीतिक दलों में बंट जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है लोकतंत्र का प्रभाव जो है वो उसमें दुष्प्रभाव बढ़ जाता है राजनीतिक दलों का। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, इसमें हम लोकतंत्र में हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र जो है उत्तरदायी शासन है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई बात आती है, यानी कोई कानून आता है और सुप्रीम कोर्ट जब राजनीतिक दलों से या सरकार से पूछता है तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व नहीं लेता है। तो आलोचक यहाँ कहते हैं कि एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। कहते ज़रूर हैं विभिन्न राजनीतिक दल की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी राजनीतिक दल या सरकार जो है वो उत्तरदायित्व नहीं लेती, यानी जिम्मेदारी जो है वो नहीं लेती। इस तरह से हम कह सकते हैं, हम क्या मतलब यहाँ पर यही शब्द हम यूज करेंगे, आलोचक कहते हैं कि ये एक अंतर्दायी शासन प्रणाली है। सातवां है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारा धन जो है वो उसका अपव्यय ही होता है ना। जो समय है, कोई भी निर्णय लिए जाते हैं, कोई भी कानून बनता है तो उस पर विभिन्न राजनीतिक दल, जो सरकार है, जो पक्ष और विपक्ष है, विभिन्न बहस करती है। तो इससे क्या होता है कि जनता का ही वो धन होता है, जनता का ही समय होता है, तो उसका अपव्यय ही होता है। आठवां है उदासीन मतदाता। वही पॉइंट वापस आ रहा है यहाँ पर, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। तो वही पॉइंट आप यहाँ पर आ जाएगा कि जितने भी मतदाता होते हैं वो सारे ही जो है वो वोट देने नहीं जाते, यानी सरकार बनाने में अपनी भागीदारी नहीं निभाते। तो जो भागीदारी नहीं निभाते बच्चों, क्या वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल पाने के अधिकारी होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो उदासीन होते हैं। उनके कोई मतलब नहीं होता है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन नेता जीत रहा है या सरकार कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में वो कोई नहीं सोचते। हमारे लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए वो नहीं सोचते। तो उदासीन मतदाता भी एक इसकी बुराई है। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन है। संकट काल, जब मैं वो राष्ट्रपति वाले पाठ में मैंने आपातकाल या संकट काल एक बात होती है, उसमें ये पॉइंट आया संकट काल, यानी जब युद्ध का समय हो या गृह युद्ध हो गया हो, है ना, ऐसे कोई समय, या किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लग गया हो, है ना। तो संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन है, मतलब जब इसमें शीघ्र निर्णय और गुप्त निर्णय लिए जाने चाहिए, लेकिन कई देशों में ऐसा होता है कि गुप्त निर्णय और शीघ्र निर्णय जो है वो नहीं हो पाते, इसलिए ये कमजोर शासन कहा गया है। विश्व शांति का समर्थक नहीं, हमने विशेषता में पढ़ा था कि ये विश्व शांति का समर्थक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आलोचक कहते हैं कि जितने भी लोकतांत्रिक जो देश हैं वो क्या करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से एक नव उपनिवेशवाद को जो है वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस पॉइंट का आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि नव उपनिवेशवाद यानी वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं बच्चों, जिनकी कई शाखाएं जो है वो विभिन्न देशों में होती है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए विभिन्न तरह के विज्ञापन और विभिन्न तरह की क्रियाएं करते हैं। तो उससे ये एक नव उपनिवेशवाद कहला रहा है ना, आर्थिक साम्राज्यवाद कहला रहा है। तो ये विश्व शांति का समर्थक नहीं है, इससे तो युद्ध की स्थिति हो जाती है, गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो स्थानीय कंपनियों को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये विभिन्न जो दोष हैं, ये 10 दोष हैं बच्चों, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और इसके आगे हमारी जो परिस्थितियां हैं वो लास्ट एक वीडियो और मैं बनाकर आपके इस पॉइंट को कंप्लीट कर दूंगी। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ो और खूब